पूर्वांचल के एक छोटे से गांव में छठ पूजा का मेला लगा था और इसी गांव के रहने वाले दो लड़के अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के शाम को वो मेला देखने जाते हैं। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, पर मेला खत्म होने के बाद इन्होंने नदी के दूसरी तट पर कुछ लोगों को पानी के अंदर उतरते हुए देखा, पर अंधेरा होने के कारण इन्हें कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग चीख चीख के बोल रहा था कि चुपचाप यहाँ से वापस अपने घर लौट जाओ, पर इनमें से एक लड़का अपनी जिद पर अड़ गया कि मैं तो वहाँ जाके देख के ही आऊंगा कि कौन है वो लोग जो पानी में उतर रहे हैं और वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और ना चाहते हुए भी ये दोनों उस रात नदी के किनारे वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानने के बाद सारे गांव वालों की रूह थरथरा गई एकदम। ये घटना सुमित की है, जिनका घर गोरखपुर से 14 किलोमीटर दूर राप्ती नदी के किनारे गांव के अंदर है। बचपन में ही सुमित अपने मौसी के पास लखनऊ शिफ्ट हो गए थे और वहीं से इनकी सारी स्कूलिंग वगैरह हुई थी। इस दौरान जब भी कोई त्योहार पड़ता तो सुमित वापस अपने गांव आते और कुछ दिन बिताने के बाद फिर से लखनऊ चले जाते थे। अब इतने सालों में भले ही कोई त्योहार सुमित से मिस हो जाए, पर दिवाली और छठ पूजा का जो टाइम होता था ना, सुमित उसमें कुछ भी जुगत लगा के अपने गांव जरूर आते थे। पर 2013 में ये मुंबई के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब मुंबई की चकाचौंध और कॉलेज में जो फ्रीडम मिली थी उसने सुमित को अपनी इस कल्चरल वैल्यू से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। ना तो वो 2013 में अपने घर पर आए छठ पूजा के टाइम, ना ही 2014 में। 2015 के छठ पूजा में भी आने का इनका कोई प्लान नहीं था। पर फिर जो सुमित की दादी थी जो गाँव में रहती थी, उन्होंने सुमित को कॉल करके बोला कि देखो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं अगले साल का दिवाली छठ हम देख पाएंगे कि नहीं, तुम भी पिछले 2 साल से नहीं आए हो तो इस बार आ जाओ। और ये बोल के ना उनकी दादी रोने लगी। सुमित अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच था, तो इसने डिसाइड किया कि ठीक है यार, ये 2015 का जो छठ पूजा है इस बार मैं जरूर अपने गांव जाऊंगा। पर ये छठ पूजा सुमित को कुछ और ही एक्सपीरियंस कराने वाली थी भाई। सुमित दिवाली से एक दिन पहले अपने गाँव मम्मी पापा और दादी के पास पहुंचता है। यहाँ पर इसकी ज्वाइंट फैमिली रहती थी। अच्छा, मैंने बताया था कि सुमित का गाँव राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है और इसके गाँव में एक तालाब भी था। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ ये अभी आपको आगे पता चलेगा। दिवाली के 4-5 दिनों के बाद छठ पूजा का टाइम आता है और इस बार सुमित ने डिसाइड किया था कि छठ पूजा के 2-3 दिन बाद तक ये रुकेगा, अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करेगा और फिर वापस अपने कॉलेज जाएगा। अब जो ये छठ पूजा होता है ना, यहाँ पर रिवाज कुछ ऐसा है कि शाम को जो डूबते हुए सूर्य भगवान होते हैं उनको अर्घ दिया जाता है नदी के किनारे पर जाके, और अगले दिन फिर से सुबह में उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो घर के लड़के होते हैं वो अपने सर पर दौरा रख के, और उसके अंदर प्रसाद वगैरह रखा रहता है, वो दौरा लेके अपने घर से घाट तक जाते हैं जो नदी का घाट होता है। वहाँ घाट पर एक बेदी बनाई जाती है। अब जैसे अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसी छठ पूजा की बेदी होती है और सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ साथ जो छठ पूजा की बेदी है, जो छठी माई है, उनकी पूजा की जाती है। हर घाट पर कुछ बेदियां बनी होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक बेदी एक परिवार को ही डेडिकेटेड है, मतलब वहाँ पे एक ही फैमिली के लोग उसको पूजा करते हैं हर साल छठ पे। पर कई जगहों पर आपको ऐसा मिलेगा कि एक बेदी पे 3-4 फैमिलीज पूजा कर रही हैं। तो सुमित का परिवार ऐसे ही एक बेदी पर पूजा करता था जिस पर हर साल 2 और परिवार आते थे। ये दोनों परिवार गांव में जो सुमित का घर था उनके पड़ोसी थे और उन्हीं एक घर में रवि नाम का लड़का रहता था जो सुमित का बचपन का दोस्त है। रवि यहाँ पर सुमित से एज में छोटा था और जो गांव पे खेती वेती का काम होता था वो रवि करता था, स्कूल वगैरह नहीं जाता। ये मैंने आपको बताया था कि गांव के अंदर एक तालाब भी है और तालाब के किनारे भी ऐसे छठ पूजा की बेदियां बनी हुई हैं। तो कुछ लोग जिनका घर तालाब से नजदीक पड़ता था वो लोग वहां पर जाके अर्घ देते थे और जिनके घर की बेदी नदी के किनारे पर बनी होती है वो लोग वहां पे जाते थे। अब जो सुमित और रवि है ना, इनकी फैमिली तालाब के किनारे जो बेदी बनी है छठी मैया की, वहां पर जाके पूजा करते थे। और हाँ, छठ पूजा के टाइम पर राप्ती नदी के किनारे वाले घाट पे मेला लगता था 3-4 दिनों का। सुमित और रवि ने डिसाइड किया कि यार शाम को अर्घ देने के बाद हम लोग मेला देखने जाएंगे राप्ती नदी के किनारे। और ठीक शाम के 6:15 बजे ये लोग अपने परिवार के साथ तालाब किनारे अर्घ दिलवाने के बाद वापस अपने घर आते हैं। और घर आके सुमित ने बोला कि हम लोग अभी नदी किनारे घाट पर जो मेला लगा है वहां जा रहे हैं और रात को थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। रवि के पास स्प्लेंडर बाइक थी और ये दोनों उसकी बाइक पर बैठ के मेला देखने निकल जाते हैं। पर जो राप्ती नदी का घाट था ना, जहाँ पर मेला लगा हुआ था, वहां पहुंचने के लिए इनको एक 700 मीटर का बगीचे वाला स्ट्रेच पार करना होता है। देहाती भाषा में उस बगीचे को फुलवारी बोलते हैं। जब अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां ये गांव का आखिरी घर है वहां से थोड़ी ही दूर पर ये कच्ची सड़क स्टार्ट हो जाती है। उस कच्ची सड़क के दोनों साइड पर घने बगीचे हैं और उस बगीचे वाले क्षेत्र को पार करके एक छोटा सा खेत वाला एरिया आता है और उस खेत के बाद से ही पूरा घाट स्टार्ट होता है जहां पर मेला लगा हुआ है।
सुमित और रवि यहाँ मोटरसाइकिल पर बैठकर लगभग उस गांव को पार करके बगीचे वाली कच्ची सड़क पे एंटर करने वाले थे। जहां से सड़क स्टार्ट होती है उससे 30-40 मीटर पहले सुमित को साइड में एक पुराना सा घर दिखाई देता है। इसने देखा कि वो घर बंद पड़ा है और जो उसकी बाउंड्री थी ना उस पे लाल कलर से क्रॉस मार्क लगा हुआ था बड़ा सा। सुमित ने रवि को बोला कि अरे रवि, गाड़ी रोक तो रे। अब चूंकि उस समय उस रास्ते से मेले की भीड़ आ जा रही थी तो हलचल थी अच्छी खासी वहां पे। रवि बिना कुछ सोचे अपनी मोटरसाइकिल रोक देता है। सुमित उतर के उस घर के पास जाता है और उसकी बाउंड्री पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि अरे रवि, ये तो सर्वेश बाबा का घर है ना, कहाँ है वो आजकल? यहाँ जो सर्वेश बाबा थे इनके बचपन की यादें सुमित से जुड़ी हुई थी। जब छुट्टियों में सुमित गांव आता था तब ये अक्सर देखता कि सर्वेश बाबा नदी से मछली पकड़ के और उसे टोकरी में डाल के इसके घर लेके आते थे। इसके घर पर वो मछली कुक होती थी और बड़े चाव से सुमित वो मछली खाता था। पर जैसे जैसे सुमित बड़ा हो रहा था सर्वेश बाबा भी बूढ़े होते चले गए। अब इन्होंने गांव के अंदर घूमना फिरना और ये मछली बेचने का काम बहुत कम कर दिया था और इसी चक्कर में सर्वेश बाबा की यादें भी सुमित के जहन में एकदम धुंधली हो चुकी थी। पर अभी जब इसने वो पुराना घर देखा सर्वेश बाबा का तो अचानक से एक फ्लैशबैक हिट हुआ। इसने पूछा रवि से कि यार रवि, कहाँ है सर्वेश बाबा आजकल? तब रवि बोलता है कि भाई 1.5 साल पहले जो सर्वेश बाबा की वाइफ थी उनकी डेथ हो जाती है। वाइफ के जाने के बाद सर्वेश बाबा काफी अकेले पड़ गए थे। अब इस घटना के 3 महीने के बाद ही सर्वेश बाबा की बेटी और उनका दामाद इनके घर पर आते हैं। इन लोगों ने सर्वेश बाबा की हालत देखी तो डिसाइड किया कि इनको अपने साथ ले जाएंगे और उसी टाइम सर्वेश बाबा अपनी बेटी और दामाद के साथ उनके घर गोरखपुर चले गए। फिर कभी वापस लौट के नहीं आए इस गांव में। सुमित बोला कि तो अंदर अभी कोई नहीं रहता है? रवि ने बोला कि नहीं भाई, कहाँ कोई रहेगा, इसको अब खंडर ही समझ लो। तब सुमित ने एक और सवाल किया रवि से कि भाई, जो ये सर्वेश बाबा के घर की बाउंड्री है इस पर ऐसे क्रॉस मार्क क्यों किया हुआ है? इस पर रवि ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। उसने बोला कि बैठो मोटरसाइकिल पे, मेला देखने जाना है कि नहीं तुमको? सुमित को साफ साफ पता चल रहा था कि रवि उसके सवाल को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर सुमित जो घर के बाहर लोहे का गेट था उसे खोल के घर के बाउंड्री के अंदर जाने लगा। अब जो ये सर्वेश बाबा का घर था ना, ये एक बाउंड्री के अंदर बीचों बीच मौजूद था। बाउंड्री के चारों ओर ऐसे खुला एरिया था। सुमित क्या करता है कि उनके घर के साइड से होते हुए ये पीछे वाले एरिया की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रवि ने सुमित की यह हरकत देखी, ये अपनी मोटरसाइकिल से उतर के भागता हुआ उस घर की तरफ आता है। साथ साथ ये चिल्ला भी रहा था कि अरे सुमित मत जाओ उधर, और घर के बाउंड्री के पास आके रुक गया। यहाँ सुमित घर के बाउंड्री के अंदर है और रवि बाहर खड़ा है। बाहर से खड़े होकर ही रवि चिल्ला रहा है जोर से कि अरे सुमित मत जाओ उधर, भाई वापस आना, चल मेला में चलते हैं, अंदर सांप वाप होगा काट लेगा। पर सुमित ने रवि की बात नहीं सुनी। यहाँ अजीब बात ये थी कि रवि अंदर नहीं जा रहा घर के, ये बाहर से ही खड़े होकर बार बार सुमित को बुला रहा था। 7-8 सेकंड के बाद ही सुमित भागते हुए गेट की तरफ आता है और इसने रवि से भोजपुरी में बोला कि रे रविया, अंदर के उबा, मतलब अंदर कोई है। रवि बोलता है कि मना किए थे तुमको मत जाओ उधर, इतना टाइम से घर बंद पड़ा है, बगीचा का कोई जानवर आके रह रहा होगा अंदर घर में। सुमित बोलता है कि नहीं भाई, वहां हमको कोई आदमी खड़ा दिखाई दिया खिड़की के पास। तुमको नहीं विश्वास हो रहा है तो आओ अंदर, चलो दिखाते हैं। सुमित की ये बात सुन के रवि के सर से टप 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 पसीना गिरने लगा। इसने बोला सुमित को कि नहीं, हमको नहीं आना अंदर, तुम बाहर आओ, जल्दी चलते हैं मेला देखने, तुम यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा अपना। तब सुमित बोला कि तुम अंदर काहे नहीं आ रहा रे रवि? रवि ने यहाँ एक शब्द नहीं बोला। 4-5 सेकंड सुमित की तरफ बहुत गुस्से में देखते हुए ये वापस अपनी मोटरसाइकिल की ओर जाने लगा। इसने सुमित को बोला कि ठीक है तुम यहीं पे रहो अंदर, हम मेला देखने अकेले ही जा रहे हैं। अब रवि को इतने गुस्से में देख के सुमित अपनी जिद छोड़ देता है। ये चुपचाप घर से बाहर निकलता है और जाके रवि के पीछे उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। बोलता है कि इतना खिसिया कह रहा है रे रविया, चल मेला में तुमको रसगुल्ला खिलाते हैं। माहौल को थोड़ा सा लाइट बना के ये दोनों उस फुलवारी वाले कच्चे रास्ते पर राइड करने लगते हैं। पर बैक ऑफ द माइंड में सुमित के ये चल रहा था कि यार रवि इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है, ये घर के अंदर आया क्यों नहीं। पर यहाँ सुमित को लगा कि अभी मैंने ये सब बात छेड़ी तो रवि और गुस्सा हो जाएगा और जो ये मेला एंजॉय करने का हमारा प्लान है ये चौपट हो जाएगा। ये लोग मेला पहुंचते हैं, अच्छी खासी भीड़ जमा हो रखी थी उस समय, और उस मेले में सुमित को एक रेड़ी दिखाई देती है, वो बोलते हैं ना ठेला, और वो ठेले वाला मिठाई और समोसा बेच रहा था। रवि और सुमित पहुंचते हैं उसके पास और सुमित ने बोला कि भैया साहब के लिए मिठाई लगाइए। अब जो ये ठेला वाला था ना, इसके पास 2 लकड़ी के बेंच थे। ठेले के सामने उसने बेंच लगा रखे हैं आमने सामने, तो एक साइड पर जाके सुमित बैठ जाता है और एक साइड पर रवि बैठा था। अब थोड़े टाइम में ही यहाँ पर गांव के 5-6 लड़के और पहुंच जाते हैं।
जब इन्होंने सुमित को देखा तो ये लोग भी आके उसके पास बैठ गए, क्योंकि बचपन में ये भी सुमित के साथ खेलते थे। रवि इतनी घनिष्ठ मित्रता तो नहीं थी, पर ऐसे जान पहचान हाय हेलो था सुमित से। ये लोग आपस में अपना बात करने लगे। रवि सामने वाले बेंच पे बैठ कर रसगुल्ला खा रहा है। खाते खाते सुमित ने फिर से वो बात छेड़ दी। इसने उन लड़कों से पूछा कि भाई लोग ये बताओ कि जो सर्वेश बाबा का घर है उसके बाउंड्री पे ऐसे लाल क्रॉस क्यों बना हुआ है रे? तुम लोगों को कुछ पता है इसके बारे में? सुमित ने जब ये लाइन बोली ना तो उसे पता था कि रवि रिएक्ट करेगा। ये रवि की तरफ देखने लगता है सामने, और इसने देखा कि रवि अपने आंखों से ही इशारा करके जो सुमित के पास लड़के बैठे थे उनको मना कर रहा है कि मत बोलना, कुछ मत बोलना। फिर सुमित की नजर रवि के पैरों पर पड़ती है। उसने पैर से जो उसके जस्ट बाजू में लड़का बैठा था उसके पैर को दबा रखा है कि कुछ बोलना मत। यहाँ सुमित के पास जो लड़का बैठा था वो बोलता है कि भाई हम लोग को तो ज्यादा आइडिया नहीं है और उधर जाना भी कम ही होता है हम लोग का, गाँव का ही कोई बच्चा ऐसे खेलते हुए बना दिया होगा। बात खत्म करके लड़कों ने हाथ वाथ धोया और चुपचाप सारे के सारे वहां से निकल जाते हैं। फिलहाल मेले में घूमते हुए रवि और सुमित को शाम के 7:30 बज जाते हैं। अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था और मेला भी धीरे धीरे पैकअप होने लगा। अब जो मेला घूमने लोग आए थे वो भी अपने घर को वापस जाने लगे। नदी के किनारे से झिंगुर और जो साइड में बगीचा था उसके अंदर से सियार के बोलने की आवाज आने लगी थी। और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है हवा के अंदर ठंडक भी बढ़ने लगी थी। और इसी बीच सुमित ने कुछ देखा। एक चीज समझना यहाँ पे, जो ये राप्ती नदी के किनारे पर मेला लगा था, इस नदी के दूसरी ओर एक और गांव था, और जहाँ पर ये मेला लगा है इससे कोई 500-600 मीटर आगे जाके नदी के बीच में एक छोटा सा टापू जैसा एरिया है, और उस टापू पर एक मंदिर बना हुआ है। सुमित की नजर दूर से ही उस टापू पर जाती है और हल्की धुंधलाहट में ही उसे वहां पर लाइट और कुछ लोग आ जा रहे हैं वहां से ये दिखाई दे रहा था। अच्छा, जो ये टापू है वो ना राप्ती नदी के दूसरे साइड वाले गांव से थोड़ा ज्यादा नजदीक था। अब जो वो दूसरे गांव के लोग हैं, जब भी नदी में थोड़ा पानी कम होता तो ये लोग अपना पजामा वगैरह ऊपर उठा के और नदी में चलते हुए ही उस टापू तक पहुंचते और वहां पर पूजा अर्चना करके वापस अपने गांव लौट जाते। और जब पानी ज्यादा होता फिर वो लोग नाव का सहारा लेते थे। सुमित भी बचपन में जो इसके गांव के मल्लाह थे जो कि नाव चलाते हैं, उनके साथ बैठकर 2-3 बार जा चुका है टापू वाले मंदिर पे। ये सारी चीजें सुमित को याद आने लगी और ये रवि को बोलता है कि रवि चल ना वो टापू पे जो मंदिर हुआ है वहां पे घूम के आते हैं। रवि बोलता है पगला गए हो क्या? अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, अभी इस समय तो नाव भी नहीं मिलेगा वहां जाने के लिए। तब सुमित बोलता है कि अच्छा ठीक है, काम करते हैं, बस वो किनारे तक चलते हैं जहां से वो टापू एकदम बिल्कुल सामने दिखाई देता है, वहां तक चलते हैं और कुछ टाइम वहां बिताने के बाद वापस गांव लौट जाएंगे। रवि ने देखा कि यहाँ पर मेला पैकअप हो रहा है और जो ठेला वगैरह लगाते थे लोग और मेला के जो आयोजक थे वो लोग हैं अभी। तो रवि सोचता है कि ठीक है चलते हैं, 15-20 मिनट में हम वापस आ जाएंगे। पर भाई साहब यहाँ तो नियति का कुछ और ही प्लान था इन दोनों के लिए। ये दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ के जो घाट और बगीचे के बीच में वो छोटा सा खेत वाला एरिया था ना, उसके बीचों बीच एक कच्ची सड़क पार हो रही थी। उसी सड़क पर नदी के पैरेलल चलते हुए ये लोग उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां से टापू एकदम इनके सामने दिखाई दे रहा था। रवि सड़क के साइड पर ही मोटरसाइकिल खड़ी करता है और ये दोनों उतर के घाट के बिल्कुल किनारे चले जाते हैं जहाँ इसने मोटरसाइकिल खड़ी की थी, और घाट के बीच कोई 70-80 मीटर का डिस्टेंस था। वहाँ खड़े होकर सुमित और रवि एक टक उस टापू वाले मंदिर को निहारे जा रहे थे। सुमित ने यहाँ पर बहुत मंत्रमुग्ध हो गया था। इसने रवि को बोला कि भाई कल थोड़ा जल्दी आएंगे और हम चलेंगे नाव से उस मंदिर पे। बहुत दिन हो गया, बचपन में गए थे और मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। रवि बोलता है कि हाँ ठीक है। उस जगह पर 15-20 मिनट स्पेंड करने के बाद रवि बोलता है कि भाई अब बहुत अंधेरा हो गया है, जो मेला के लोग थे वो लोग भी लगभग घर चले गए हैं अपने, चलो चलते हैं यहाँ से, नहीं तो रात में हम दोनों को अकेले ही वो बगीचे वाला 700 मीटर का स्ट्रेच पार करना पड़ेगा। ये सुनते ही सुमित का दिमाग हिलता है कि यार हाँ, वो बगीचा वाला स्ट्रेच भी तो पार करना है अभी। ये दोनों घाट से चलकर अपनी मोटरसाइकिल के पास आते हैं और जब ये अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचे ना तो इन्हें पेट्रोल की महक आ रही थी। रवि बाइक का सेल्फ और किक दोनों मार के ट्राई करता है पर मोटरसाइकिल यहाँ स्टार्ट नहीं होती। फिर इसकी नजर जाती है मोटरसाइकिल के फ्यूल पाइप पे। रवि ने देखा कि भाई साहब किसी ने वो फ्यूल पाइप निकाला हुआ है और टंकी का पूरा पेट्रोल उस पाइप के रास्ते खाली हो चुका है। यहाँ तो दोनों भारी दुविधा में पड़ गए, क्या किया जाए अब। तब रवि बोलता है कि सुमित एक काम करो, तुम ना यहीं पर खड़े रहो, अंदर मेला में जो लोग हैं जाके थोड़ा उनसे बात करके देखते हैं कुछ पेट्रोल वगैरह का इंतजाम होता है तो। पर तुम मोटरसाइकिल के पास ही खड़े रहना, जाना मत यहाँ से कहीं। लग रहा है गांव का लड़का सब हम लोग को परेशान करने के लिए काम किया है। सुमित बोलता है कि हाँ ठीक है जाओ तुम, हम यहीं पे खड़े हैं। रवि तो भाई चुपचाप वहाँ से निकल जाता है पेट्रोल की खोज में। मोटरसाइकिल के पास सुमित अकेले खड़ा है
बाएं साइड पर जो बगीचा था वहां से सियार के बोलने की आवाज और तेज होते जा रही थी। और यहाँ सुमित को ना जो हवा थी उस जगह की, उससे बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी। अभी तक तो पेट्रोल की महक डोमिनेट कर रही थी, पर अचानक ही एक भीनी खुशबू ने उस महक को रिप्लेस कर दिया था। सुमित नजर घुमा के देखता आसपास, यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है। खुशबू का सोर्स तो नहीं मिला इसे, पर 5 मिनट के बाद इसने देखा कि सामने जो टापू वाला मंदिर है उसके पीछे से एक नाव चल के इसकी ओर आ रही है। सुमित को लगा कि यार इस टाइम पर कौन आ रहा है नाव से। इसने नोटिस किया कि नाव के ऊपर ऐसे बांस का एक डंडा बंधा हुआ है और उस डंडे से एक टॉर्च लाइट लटक रही है। नाव थोड़ा और करीब आई तो इसने देखा कि उसके अंदर एक 45-50 साल का आदमी है और उसके साथ एक 20-22 साल की लड़की होगी। सुमित को लगा कि शायद गांव का ही कोई होगा, गया होगा मंदिर में दर्शन करने के लिए। थोड़ी देर में वो नाव किनारे पर आके खड़ी होती है। वो दोनों बाहर निकलते हैं और इन्होंने नाव को एक रस्सी से किनारे पर ही बांध दिया था। सुमित ने देखा कि वो आदमी एक शॉल ओढ़े हुए है और जो लड़की थी उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। ये दोनों सुमित के पास आते हैं और वो आदमी पूछता है कि क्या हुआ बाबू, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो तुम। सुमित ने बोला कि हमारा मोटरसाइकिल था यहाँ पे, उसका तेल खत्म हो गया है, तो मेरा दोस्त गया अभी तेल लाने के लिए। जैसे ही सुमित ने लाइन कंप्लीट की ना, जो साइड में लड़की खड़ी थी वो एक अलग ही आवाज में हंसने लगी। मतलब उसका टोन हंसने का जो था बहुत ज्यादा डरावना सा था। और तभी जो आदमी था उसके साथ वो अपनी गर्दन घुमा के लड़की की तरफ देखता है। सुमित देखता है कि उस आदमी के घूरने के साथ ही लड़की ने हंसना बंद कर दिया। ये चेहरे पर एकदम डेड साइलेंस और एक्सप्रेशनलेस होके खड़ी थी। सुमित को ना उसकी हंसी से डर लगने लगा था यार, पर इसने डिसाइड किया कि मैं इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। सुमित ने यहाँ पे माहौल को थोड़ा चेंज करने के लिए उस आदमी से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं चाचा इतनी रात को। तब उस आदमी ने अपनी गर्दन उस टापू वाले मंदिर की तरफ घुमाई और बोला कि हम लोग तो हुए जो गांव है ना उधर ऊपर, उधर से आ रहे हैं। दिन भर में 5-6 चक्कर लग जाता है और उसी से अपना पेट वेट पालते हैं हम लोग। सुमित बोला कि अच्छा आप मल्लाह हैं क्या। तो आदमी बोला कि हाँ हम मल्लाह हैं। ये बोलता है कि हमको भी उस टापू वाले मंदिर पर जाना था कल, अब ले चलेंगे हमको। यहाँ उस आदमी ने बोला कि कल का है, अभी चलिए हमारे साथ, बढ़िया घुमा के लाते हैं, इस समय तो भीड़ भी नहीं होगा। सुमित बोलता है कि नहीं अभी तो मेरा दोस्त है वो गया हुआ तेल लाने के लिए, उसको ऐसे अकेले छोड़ के। इतना बोलते ही आदमी ने बीच में बात काट दी, बोला कि नहीं चलिए ना, आपको बढ़िया घुमा के लाएंगे, आराम से बैठिएगा वहाँ पे, कोई परेशानी नहीं होगा। अपने दोस्त को फ़ोन करके बोल दीजिए यहाँ पे इंतज़ार करेगा। सुमित बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे ठीक नहीं है, छोड़ के जाना। उस आदमी ने 3-4 बार जिद की कि आप चलिए ना हमारे साथ। सुमित बोलता है कि नहीं चाचा आज तो एकदम ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल ले चलिएगा आप। तब उस आदमी ने बोला कि ठीक है कल शाम को 6 बजे इसी पॉइंट पे मिलेगा आप हमसे, आपको हम टापू वाला मंदिर घुमा के लाएंगे। फिर सुमित ने एक सवाल किया कि चाचा आपका घर कहाँ है इधर गाँव में। जैसे उस आदमी ने ये लाइन सुनी ना, ये उस लड़की का हाथ पकड़ता है और ये दोनों वहाँ से बिना कुछ बोले एकदम तेजी से निकल गए। सुमित को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, इसे डर भी लग रहा था यहाँ पे, पर इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़े रहा। इन दोनों के जाने के 15 मिनट के बाद रवि भी वापस आ गया। इसके हाथ में एक बॉटल थी। इसने बोला सुमित को कि यार पेट्रोल तो नहीं मिला, वहाँ मेला में जो जनरेटर था उसमें से थोड़ा सा किरासन तेल निकाल के लाए हैं। ऐसे देहाती भाषा में केरोसिन को किरासन तेल बोला जाता है। अब जब रवि वो केरोसिन ऑयल डाल रहा था टंकी में, तब सुमित बोलता है कि रवि अभी ना एक अंकल और उनकी बेटी आए थे नाव से, उनसे हम बात कर लिए हैं, वो बोले हैं कि कल शाम को 6 बजे वो हमको नाव में बैठा के ले चलेंगे उस टापू वाले मंदिर पे, आएंगे हम लोग कल फिर से, ठीक है। रवि बोलता है हाँ ठीक है चलो। फिर रवि पूछता है कि एक बात बताओ कौन से नाव से आए थे, कहाँ है नाव उनका। सुमित बोला कि वहीं तो नाव बंधा हुआ किनारे पे देखो। रवि ने उस नाव को देखा और ये सुमित की तरफ ना एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल करते हुए बोलता है कि अरे तो बहुत पुराना नाव है, ये तो आता जाता भी नहीं है कहीं इधर उधर। एक बहुत शरारत भरी स्माइल देने के बाद रवि बोलता है कि बैठ पीछे। सुमित को सोचते हुए मोटरसाइकिल पर पीछे बैठता है और ये दोनों मेले की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेला पूरा पैकअप हो गया था, सिर्फ यही दोनों उस जगह पर खड़े थे, एक बंदा नहीं था उधर। और अभी तो इनको जो वो बगीचे वाला कच्चे रास्ते का स्ट्रेच है वो भी पार करना था। कोई 2 मिनट के बाद रवि और सुमित मोटरसाइकिल लेके उस कच्ची सड़क के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। सुमित को ना यहाँ डर लगने लगा बहुत, उसका शरीर पूरा कांप रहा था। ये बोलता है कि रवि को कि भाई हमको ना यहाँ डर लग रहा थोड़ा, सामने एकदम अंधेरा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, अरे कोई है भी नहीं इधर आसपास, कोई और दूसरा रास्ता पता है तुमको। रवि कोई जवाब नहीं देता।
ये मोटरसाइकिल लेके धीरे धीरे उस कच्ची सड़क पर राइड करने लगा। दोनों साइड घने बगान थे, अंदर से जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी और हवा में ना एकदम शिवर करा देने वाला ठंडापन था। ना कोई लाइट थी उस रास्ते पे, ना कोई आदमी, कुछ नहीं, एकदम घनघोर अंधेरा। ऐसा लग रहा था कि ये लोग एकदम काले गुफा में अंदर घुसे जा रहे हैं। ये पूरा स्ट्रेच पार करने के लिए उनको 700 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था। 100 मीटर उस रास्ते पर चलने के बाद सुमित को एहसास हुआ कि इसका जो पीछे वाला चक्का है ना, ये बहुत फंस के चल रहा है। मतलब गाड़ी बहुत प्रेशर से आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि उस चक्के को किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। इसने रवि के कंधे पर हाथ रखा, बोला कि रवि रुक, तो लग रहा है हमको चक्का में कुछ फंस गया है। रवि मोटरसाइकिल रोड के किनारे पर ले जाके खड़ी कर देता है। सुमित झुक के पीछे देखता है और इसने पाया कि पीछे वाले चक्के में एक लाल कपड़ा फंसा हुआ है और जहां पर इनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी वहां से कोई 10-12 मीटर दूर तक वो लाल कपड़ा ऐसे फैला हुआ था। सुमित मोटरसाइकिल से नीचे उतरता है और इसने रवि को बोला कि भाई पीछे मोटरसाइकिल में ना एक कपड़ा फंसा हुआ है। यहाँ पर रवि एकदम भारी आवाज में सुमित से बोलता है कि तो निकालना, से गाली देके। सुमित यहाँ एकदम शॉक में चला गया कि आज तक रवि ने कभी मेरे से ऐसे बात नहीं की यार, ये कैसे लैंग्वेज यूज कर रहा है। सुमित का यहाँ पारा चढ़ गया। ये सामने जाता है रवि के और बोलता है कि क्या बोला रे तुम। और इसी पॉइंट पे ना रवि अपना सिर ऊपर करता है। रवि की आंख एकदम खून जैसे लाल हो रखी थी, गला उसका फूल के एकदम बाहर आ रहा था और शक्ल बहुत डरावनी सी हो चुकी थी इसकी। ये सुमित की तरफ देखते हुए बोलता है कि पीछे कपड़ा फंसा है, कपड़ा निकाल जाके चुपचाप। सुमित ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। ये चुपचाप मोटरसाइकिल के पीछे आता है वो चक्के से कपड़ा निकालने के लिए। और जैसे ही वो कपड़ा निकालने के लिए नीचे झुका, रवि अपनी मोटरसाइकिल से उतरते हुए बोलता है सुमित से कि इसी कपड़ा में लटका के मारेंगे साला तुमको हम। भाई साहब सुमित की डर के यहाँ फटे हाल हो गई। छोड़ा कपड़ा भाड़ में जाए और ये दौड़ते हुए अपने गांव की ओर भागता है। 7-8 मिनट लगातार दौड़ने के बाद सुमित फाइनली जो वो कच्चे रास्ते वाला स्ट्रेच था उसको पार करके अपने गांव में एंटर कर चुका था। दूसरे मुहाने पर खड़े होकर ये हाँफ रहा है जोर जोर से और कोई 10-12 सेकंड के बाद इसे अपना नाम सुनाई देता है। ये सुमित, सारी थकान इसकी चुटकी में गायब। ये अपना गर्दन घुमाता है ऐसे और पाता है कि भाई साइड में वहीं सर्वेश बाबा का घर है और ये आवाज़ उसी घर की तरफ से आ रही थी। सुमित ने यहाँ खड़े होकर गांव की ओर भागना चाहता था पर कोई चीज इसे खींच रही थी अपनी ओर। ये अपना शरीर उस घर की तरफ मुड़ाता है और धीरे धीरे करके कदम घर की ओर बढ़ाने लगता है। कोई इसे लगातार बोल रहा था कि सुमित आओ बाबू, आओ इन्हें अंदर आओ, सर्वेश बाबा अंदर बैठल बड़े, अब बाबू अंदर आओ बाबू। सुमित एकदम सम्मोहित होके उस घर की ओर बढ़ते जा रहा है। यहाँ बार बार कोई उसको ये बोल रहा था कि सर्वेश बाबा अंदर बैठे हैं, आओ आओ मिल के जाओ, आओ अंदर आओ। अभी सुमित फाइनली उस घर के बाउंड्री के सामने खड़ा था। ये घर की ओर जाता कि तभी पीछे से आके किसी ने इसका सर पकड़ के घर की जो बाउंड्री थी जहाँ क्रॉस का साइन बना था उस पे मारा। मारते हैं भाई सुमित गिर गया वहां पे। इसे कोई होश खबर नहीं उसके बाद क्या हुआ। रात को जब सुमित और रवि घर नहीं पहुंचे तब इनके घर वाले इन दोनों को ढूंढते हुए घाट की ओर आने लगते हैं। रास्ते में सर्वेश बाबा के घर के आगे सुमित दिखा इनको पड़ा हुआ और जो रवि लड़का था ना वो चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था सुमित के पास, ऐसे सर नीचे करके। रवि यहाँ पर एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में था। उन दोनों को उठा के ये लोग घर वापस लेके जाते हैं और फिर अगले दिन सोखा बाबा को बुला के इन सबका झाड़ फूक करवाया गया। ठीक होने के बाद सुमित ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और हमने ये फेस किया उस घाट पे और फिर यहाँ पे जंगल में ऐसा हुआ रवि के साथ। तब जो सुमित के बड़े पापा का लड़का था उससे रहा नहीं किया। उसने बोला कि हम सुमित को सब बताएंगे। घर वालों ने मना किया कि नहीं रहने दो, छोड़ो जाने दो, पर इसने बोला कि नहीं हम बताएंगे। सुमित के भी अंदर बहुत उत्सुकता थी जानने की कि क्या हुआ, कौन था वो। तब इसने बोला कि भाई जो सर्वेश बाबा थे ना, उनकी जब वाइफ का डेथ हुआ था, उनकी वाइफ के डेथ के बाद सर्वेश बाबा के भतीजा और उनकी बेटी ये दोनों इनके साथ रहने के लिए आते हैं कुछ दिन, क्योंकि बाबा अकेले थे। सर्वेश बाबा यहाँ पर नदी में जाके मछली वछली पकड़ने का काम करते थे जो उन्होंने अभी काफ़ी कम कर दिया था। जब उनके भतीजा और भतीजे की बेटी यहाँ पर आए इनके पास तो उसके 2 दिन के बाद ही ये दोनों नदी में गए थे मछली पकड़ने के लिए।
और पता नहीं क्या हुआ, इन लोग को तो मतलब तैरने वैरने भी आता था, सब कुछ आता था। ये दोनों डूब के उसी नदी में मर गए। लोग बताते हैं कि मरने के बाद जो सर्वेश बाबा के भतीजा हैं वो ना पनडुब्बा बन गए, जिसको बुढ़वा भी बोलते हैं बिहार में। तो ये एक अर्बन लेजेंड है जो कि पानी के अंदर रहते हैं, और कोई अकेले उनको उनके इलाके में मिल गया तो उसे डुबा के ये लोग मार देते हैं। मारने के बाद उसका पूरा आँख वाँख सब कुछ फोड़ के अंदर बालू भर देते हैं, आँख से, मुंह से, हर जगह से। उस बड़े पापा के लड़के ने बताया कि अगर तुम कल रात उस नाव में बैठ के उनके साथ चले जाते तब वो लोग तुमको भी वहीं डुबा के मार देते। तुम उनके टेरिटरी में नहीं थे उस टाइम पे, तुम अपने बाइक के पास खड़े थे, उनके टेरिटरी में जाने भर की देरी थी बस। रवि पर भी उसी की आत्मा हावी हो गई थी, और जो घर में सुमित को देखा था ये भी सर्वेश बाबा के भतीजे ही थे। गांव के कई सारे लोगों को वो दिख चुका है, और 3 लोग नदी के किनारे पर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसीलिए घर के बाहर वो क्रॉस मार्क लगा है कि कोई भी उस दीवार को छुए नहीं या फिर अंदर ना जाए। तो यार ये थी बिहार के एक अर्बन लेजेंड पनडुब्बा की घटना। अगर आपके परिवार में भी ऐसी कोई घटना हुई है, या फिर आपके गांव में ऐसा कोई अर्बन लेजेंड की घटना है आपको पता है, तो जो नीचे ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।